शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में सबसे पहला चीज आता है फ्रैक्शनल चार्ज। तो फ्रैक्शनल चार्ज में याद रखेंगे, जब दो बॉडी में जब फ्रिक्शन होता है तो दोनों बॉडी पे एक चार्ज आता है, अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल चार्ज। ठीक, अब चार्ज का फ्लो दूसरी चीज होती है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, इस पे चार्ज हम लोग है 7 कूलम का, इस पे 3 कूलम का। ठीक है, तो कह रहा है अगर इन दोनों को हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर दें तो फाइनल चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 5 लास्ट में दोनों में 5 बच जाएंगे। ठीक, अगर दोनों की रेडियस आर है, सेम है। ठीक है, अगर दोनों की रेडियस सेम है। ठीक, अब एक और केस देखते हैं जिसमें रेडियस डिफरेंट है। देखिए, दो रेडियस के ऊपर 7 चार्ज है, 3 रेडियस के ऊपर 3 चार्ज है। ठीक है, अब कह रहा है फाइनल कितना चार्ज दोनों पे बचेगा। तो Q1 का यहाँ फॉर्मूला होता है Q1 इंटू R1 अपॉन टोटल R। मतलब ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है। Q1 मतलब चार्ज फाइनली इस पे कितना बचेगा, R1। ठीक है, R1 2R है और R1 प्लस R2। ठीक है, इंटू इसका मान लेते हैं अगर Q1 है, इसका मान लेते हैं Q2 है का मीन। ठीक है, यानी कि दोनों का मीन। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे चार्ज निकालने के लिए। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में फॉर्मूला, कैपेसिटर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका R2 आ जाएगा, Q1 निकालने के लिए R2 आ जाता है। ठीक है, कैपेसिटर में थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें फाइनल चार्ज हम लोग को पता चल गया 2 और इसमें फाइनल चार्ज हम लोग को पता चल गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को पता चल गया फाइनल कितना चार्ज किस पे रह जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन द बॉडी। कितना चार्ज किस बॉडी पे किस डिवाइस से डिटेक्ट होता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, वोल्टामीटर होता है और इलेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज याद रखेंगे। अब अगला आता है आपका कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला सीधे याद रखना है। ठीक है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर रिलेटिव दिया होगा, ठीक है, रिलेटिव अगर दिया हो तो एप्सिलॉन नॉट और आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे वैल्यू आती है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अगर मीडियम का पूछा हुआ है, ठीक, या मीडियम का दिया हुआ है, हम लोग कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक, तो हम लोग यहाँ रखेंगे एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ठीक है, और Q1 Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, जो कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये Q2 मान लेते हैं, Q1। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग F से डिनोट कर रहे थे। ये कूलॉम्स लॉ हो गया आपका। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे। तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। किसी को बहुत ही कम चार्ज होगा, मिनिमम चार्ज होगा, तो मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब फोर्स बिटवीन टू चार्ज का फॉर्मूला देख ही लिए। ठीक, अब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं कि Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ठीक, यहाँ मैग्नीट्यूड लिए हुए हैं, R1 माइनस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है, तो ये आप समझते हो कैसे आता है। एक बार फॉर्मूला देख लेंगे, सीधे पूछा जा सकता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है कि आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। जैसे देख सकते हैं, इस पॉइंट हमको नेट फोर्स निकालना है। ठीक, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज। तो इस Q से अब फोर्स इधर लगेगा, इस Q से फोर्स इधर लगेगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो नेट जो रिजल्टेंट हो जाएगा √2F हो जाएगा। ठीक, वैसे देख सकते हैं अगर थीटा 180 बने तो 0 हो जाता है, थीटा 120 बने तो F हो जाता है, 90 बने तो √2F जैसा देख लिए आप, और 60 बने तो √3F हो जाता है। और ट्रायंगल के केस में आता है, जैसे इस केस में यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिए, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिए, बोलेंगे इस पॉइंट पे, तो इसकी वजह से इधर बनेगा, इसकी वजह से इधर बनेगा, एंगल 60 डिग्री बनता है। ठीक, तो एफ नेट जो आएगा, ये भी एफ है, एफ नेट जो आएगा वो आपका एफ हो जाएगा √3F के बराबर। ठीक है, तो उस तरीके से और थीटा अगर 0 है तो एफ की वैल्यू आती है। अब दूसरा पॉइंट है, किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी में अगर सारे कॉर्नर्स पर अगर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस रखे हैं तो बॉडी के सेंटर में जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अब देख सकते हैं कैसे, इसकी वजह से इधर हो जाएगा फोर्स, इसकी वजह से इधर हो जाएगा और इसकी वजह से इधर, तो कुछ सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने के लिए। जैसे कि दो चार्ज दे दे, एक देगा Q1, ठीक है, एक दे देगा आपको Q2। ठीक, और कहेगा ये R डिस्टेंस पे है, इसके बीच एक नेट आपको पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, जहाँ न्यूट्रल, जहाँ का दोनों का मैग्नेटिक फोर्स का सम 0 हो जाए। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे, जो x की वैल्यू आएगी। ठीक, x की वैल्यू किससे आती है,
चार्ज इसमें जिसका मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब माइनस या प्लस साइन नहीं देखेंगे। अगर मैग्नीट्यूड इसका स्मॉलर है तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इससे आएगी, इससे इसके दूरी पे आएगी, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू इससे रहेगी तो इससे आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ फॉर्मूला दे सकते हैं एक्स इक्वल टू आर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। Q1 जो है वो आपको छोटा चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये 11 दिया हुआ है इसका, और इसका अगर क्या कहते हैं 6 दिया हुआ है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो यही ज्यादा आएगा, ठीक है, और स्मॉलर चार्ज ये हो जाएगा, ठीक। ये नहीं देखेंगे चार्जेस, मतलब नहीं है अब होता होने के लिए तो बड़ा यही है ना, -6 बड़ा है -11 से, लेकिन हम लोग को यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक। तो देख सकते हैं Q1 जो होगा वो चार्ज के स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज हम लोग रखेंगे नीचे, और प्लस कब लेंगे जब दोनों का नेचर सेम है, ठीक। मतलब ये भी पॉजिटिव नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर, ये भी निगेटिव नेचर का, ये भी निगेटिव नेचर का। अगर ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ माइनस ले लेते हैं, ठीक है। +(1) अपॉन अंडर रूट, ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। अब आप कैंसिल आउट करके भी F0 करके भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद आएगा तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एक चार्ज है, ठीक है, उसका कितना मैग्नीट्यूड हम न्यूट्रल पॉइंट पे रखे हैं, ठीक है, कि इन दोनों का जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है उस चार्ज पे 0 रहे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, इस चार्ज को हम लोग छोड़ के किसी और चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, और Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग करके भी निकाल सकते हैं, जान ही रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे एक और सिस्टम आता है कि अगर हम लोग दो चार्ज बॉडी को जिसका मास m है, इसको हम लोग सस्पेंड कर देते हैं किसी भी थ्रेड से, ठीक है, तो इनके बीच एंगल कैसा बनता है, तो उसके लिए फॉर्मूला देख सकते हैं आप। इसके लिए अगर देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट के लिए देखते हैं, तो एफ ई किसके बराबर होगा, ये अगर थीटा है तो एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा ना एफ ई, अगर ये एल दिया हुआ है पूरा, ठीक। तो एफ ई इक्वल टू एल साइन थीटा और एम जी इक्वल टू एम कॉस थीटा, ठीक है, एल कॉस थीटा, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि जो चार्ज का सेपरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना है, ठीक। अगर हम लोग जिसको जीरो ग्रेविटी सिस्टम को हम लोग जीरो ग्रेविटी में लेते जाएंगे, ठीक है, तो जो थीटा हो जाएगा 1 मतलब 180 या 2 थीटा कह सकते हैं, मतलब पूरा एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि तब नीचे कोई फोर्स लगेगा नहीं, पूरा ये ओपन हो जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें याद रखेंगे, 3 पॉइंट इसका। अब यहाँ पे 2-3 चीज है, जब भी फोर्स निकालेंगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब पोटेंशियल निकालते हैं तो चार्ज का हम लोग वेक्टर फॉर्म लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसका आई कैप जे कैप या माइनस प्लस भी लेंगे, ठीक है। तो चीज याद रखेंगे, पोटेंशियल निकालते समय वेक्टर, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूले में हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अगला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज, ठीक। तो देख सकते हैं जैसे उसका फॉर्मूला था उसमें बस क्यू से क्यू डिवाइड करनी, यहाँ से क्यू हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक। अगर अब मीडियम दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट आर का मीडियम है, तो वहां पे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट उसका आर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे एक कन्वर्जन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, देख सकते हैं जो पोटेंशियल होता है इसको हम लोग लिखते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ इंटू आर, ठीक, और क्यू बाई एफ बाई क्यू हो गया आपका ई। तो ये फॉर्मूला आता है पोटेंशियल का ई इंटू आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एकदम याद रखेंगे, यहाँ पोटेंशियल ई इंटू आर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक आर का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ई तो ये पूरी वैल्यू इसमें कार का मल्टीप्लाई कर तो आर से आर कट जाएगा, तो देख सकते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक। यहाँ एक ओवरव्यू दे रहे हैं, पोटेंशियल अभी आगे आएगा, यहाँ बस थोड़ा सा समझा रहा है, ठीक। अब देखिए क्या कहते हैं, जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, तो इसमें क्या किसकी क्या वैल्यू है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। जिस चार्ज पे हम लोग, ये टेस्ट चार्ज का फोर्स है, जिस चार्ज से हम लोग निकाल रहे हैं वो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां का रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है किसका वैल्यू लेना है, कौन सा चार्ज लेना है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, ठीक। तो जो चार्ज उस पे है क्या कहते हैं आपका टेस्ट चार्ज पे, उसको उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस टेस्ट चार्ज पे है उसका वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म भी सेम टू सेम चीज है, R2 माइनस R1 का होल क्यूब वेक्टर में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, और R2 माइनस R1 जैसे वहां था, ठीक है। तो सेम टू सेम वही चीज है, तो ये भी पूछा जा सकता है सिंपल सा टिक करने के लिए कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ आप जानते हैं इसका क्या कहते हैं, क्यू का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक। पॉजिटिव चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और निगेटिव चार्ज पे
मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो देख सकते हैं इसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और इसके तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जाने रहे मैग्नीट्यूड लेंगे सीधे, तो फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा, इसकी भी दूरी r/2 है। ठीक, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग को फाइनल अपना आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, किसके लिए, किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज रिवर्स इन केस ऑफ निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, और पॉजिटिव चार्ज के केस में दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। अब अगला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूट्रल पॉइंट के लिए, तो उसके लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला है जैसे हम लोग पीछे बताए थे, जस्ट वही फॉर्मूला है। ठीक, ये डिस्टेंस जो ये बताए थे एक्स फ्रॉम स्मॉलर चार्ज होती है। ठीक है, Q1 को हम लोग स्मॉलर चार्ज देते हैं एंड मैग्नीट्यूड में लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं एक चार्ज है -49 का और एक चार्ज है +16 का। ठीक, इसको हम लोग कैसे लेंगे, -49 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना उससे, याद रखेंगे। तो -49 को देखना ऊपर लिए हैं, 16 को नीचे लिए हैं, -1 किए, क्यों, दोनों का चार्ज अपोजिट नेचर का, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक, -1 कर दिए हैं, तो आपका कट पिट के आंसर आ गया है 8। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से हम लोग 8 आगे बढ़ेंगे, कहीं यहाँ पे आपका न्यूट्रल पॉइंट आएगा। ठीक, अब ऐसा क्यों आ रहा है कि ये चार्ज इसको इधर ढकेलेगा और ये चार्ज इसको इधर खींचेगा, तभी ना यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आएगा। यहाँ अगर आता न्यूट्रल पॉइंट तो इसको इधर ढकेलता, ये भी इसको इधर ले लेता, न्यूट्रल पॉइंट अंदर नहीं आ सकता इस केस में, ये भी पूछा जाता है। अगर अपोजिटली चार्ज है, ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट कभी उन दोनों के बीच में नहीं आता है। ठीक, हमेशा दोनों के बाहर आएगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू चेंज इन चार्ज अपॉन एल लेंथ। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में आ जाएगा एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आ जाएगा रो इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। तो याद रखेंगे लीनियर सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। ठीक, इस पे Q अमाउंट का चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू Q/L। ठीक, अब इसका L क्या होगा, dQ/dL होता है। ठीक, तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या करते हैं, इसका पूरा L सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, तो 2πr हो गया। ठीक, तो इस तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा याद रखेंगे ये सब तरीका। और जैसा कि मैग्नेटिज्म में था, वैसे यहाँ पे सेम टू सेम पॉइंट है, किसी भी चार्ज लूप से सेंटर से एक x पॉइंट पे, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है E इक्वल टू KQ(x/r² माइनस प्लस x²⁵(3/2)। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मूला जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू r/√2 होगी। ठीक है, तो ये एकदम याद रखेंगे, इस पे ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब ये x की वैल्यू r/2 कहीं r/√2 कहीं थोड़ी अंदर आएगी वैल्यू। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज। अब देखिए इसके ऊपर जस्ट एक ग्राफ भी आता है, देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं डिस्टेंस का ग्राफ है ये। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है, ये r/√2 तक बढ़ता है। याद रखेंगे ये r/√2 तक बढ़ता है, r तक नहीं बढ़ता है, याद रखेंगे। और किस केस में, ये भी केस भी याद रखेंगे, किसी भी चार्ज लूप के सेंटर से x दूरी पे। ठीक, और हॉरिजॉन्टल सर्किल की ही बात हो रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिंग की बात हो रही है, तो r/√2 तक बढ़ता है, उसके बाद 1/x² के टर्म्स में घटने लगता है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। ये वाला कौन सी कंडीशन आती है, ये पैराबोला की कंडीशन है। ठीक है, इसमें y इक्वल टू x² की कंडीशन पैराबोला कंडीशन है, देख सकते हैं पैराबोला कंडीशन। अब अगला पॉइंट देख सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। ठीक है, ये आर्क है। ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी आएगी, मान लेते हैं θ डिग्री है। ठीक है, इसकी वजह से कितनी आएगी, पूरे सर्कुलर लूप से तो जान ही रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2k लैम्डा अपॉन r sin θ/2। ठीक, तो ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। अब देख सकते हैं एक एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन पूछा है, फॉर सेमी सर्कल के लिए कितना होगा, अगर सेमी सर्कल है, ये कंडीशन अगर दी हुई है। ठीक है,
सेमी सर्कल की कंडीशन दी गई, तो यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं सीधे फॉर्मूला रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे इंटू 2 की वैल्यू रखेंगे, लेमडा की वैल्यू क्या होगी, लेमडा की वैल्यू ऊपर निकालना बताया है, लेमडा होता है आपका क्यू बाई डी एल। ठीक, तो डी एल इसका क्या होगा, पाई आर होगा ना, 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का। ठीक, तो ये तो पाई आर हो गया। ठीक है, अपॉन आर पहले से कार है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग साइन यहाँ पे रखेंगे 180 रखेंगे, 180 बाई 2 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, जान ही रहे होंगे, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, पूरा टर्म ये फिर इस तरीके की कंडीशन में आ जाएगा और लास्ट में फाइनल आंसर ही आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक, तो हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव को जाती हैं। ठीक, हमेशा पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव जाती हैं। ठीक, कभी पॉजिटिव से निकल के निगेटिव को जाएंगी और फिर वापस नहीं आती। ठीक, ये कंडीशन गलत है। ठीक है, हमेशा दो वो सारी लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखें, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है एक दूसरे को। ठीक, शार्प कॉर्नर्स नहीं बनाती हैं। ठीक, कर्व बना सकती हैं, शार्प कॉर्नर्स नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, ई डॉट डी ए, जैसे वहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड में था, बी डॉट डी ए था, मतलब एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे कि इस किताब के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से आएगा, उसको हम लोग एरिया वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर समझ ही रहे होंगे, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला फाई का। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग खोलेंगे इसको तो डॉट है, तो ई डॉट ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होंगे, ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास करेगा वो जीरो हो जाएगा। देख ही सकते हैं कैसे, यहाँ जैसे 90 रखेंगे साइन 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका जीरो हो जाएगा, जैसे कि इस कंडीशन में कह रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब हम लोग डिस्क अगर इस तरीके से रखते हैं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, अब इस डिस्क से जीरो वो पास करेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। इसी केस में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको 90 डिग्री पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं एरिया वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है, तो कॉस जीरो की वैल्यू हो जाती है 1, तो मैक्सिमम हो जाएगा आपका, प्लस मैक्सिमम पास करेगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे हमेशा। अब यहाँ पे देख सकते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो समीशन ऑफ नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं बॉडी है, इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस है और एक माइनस चार्ज है, तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल कर लेंगे, बचा नेट चार्ज 3 हो गया, तो 3Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये होता है फ्लक्स का वैल्यू, इस बॉडी से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है इनसाइड इट। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना भी चार्ज रखते हैं वो फ्लक्स उस चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हमेशा जो फ्लक्स बॉडी में पास करता है वो बाहर के चार्ज से इन्फ्लुएंस होता है, अंदर के चार्ज से नहीं होता। अंदर का जो भी जितना भी चार्ज, जैसे बॉडी है इसके अंदर प्लस क्यू रखते हैं, ठीक है, तो इस बॉडी पर अभी भी फ्लक्स जो पास हो रहा है इस बॉडी से वो नेट जीरो हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर बाहर रखते हैं यहाँ पे तो अब इस बॉडी से कुछ फ्लक्स पास होने लगे। ठीक है, इसका मतलब ये था। दूसरा है चीज़ है कि किसी डाइपोल और कैपेसिटर से फ्लक्स हमेशा जीरो पास करता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, इसमें एक डाइपोल रख देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इसमें कैपेसिटर रख देते हैं, तो इसमें से जो फ्लक्स पास करेगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़। अब यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के एक कॉर्नर पे हम क्यू चार्ज रख दिए हैं, तो पूछेगा इस बॉक्स से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो हमेशा याद रखेंगे, तो अभी तो चार्ज बाहर है ना बॉडी के, तो फ्लक्स तो पास करेगा कुछ इससे। ठीक, अब कितना फ्लक्स इससे पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेथड यूज करते हैं ढक दो मेथड, मतलब उस चार्ज को ढक दो किसी भी तरह से। ठीक है, तो देख सकते हैं इस चार्ज को ढकने के लिए हम लोग क्या क्या यूज होगा, एक तो ये बॉडी हो गई, एक इसके बगल में रखेंगे, एक इसके पीछे रखेंगे, इधर रख देंगे। ठीक है, तो नीचे चार्ज हो गई, ऊपर इसके चार रख देंगे। ठीक, तो एक चार्ज जो होता है चारों तरफ से ढक गया। ठीक है, तो कितनी बॉडी यूज हुई, हम लोग को 8 बॉडी यूज हुई, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे
आपका क्यू चार्ज रखा है, पूछ रहा है इससे कितना पास होगा, ठीक। तो पहले इसको ढकने की ट्राई करते हैं, ठीक। ये 60 हो गया, एक और लगा देंगे 60 का, एक और लगा देंगे 60 का, तो ये तो पूरा 180 हो गया। तो 3 इधर 3 उधर, अब 6 हो गया नीचे के प्लेन में, उसके ऊपर 6 रख देंगे, ठीक। तो हो गया आपका 12। तो इससे कितना पास करेगा, तो Q/12 ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है एक सिलेंडर को हम लोग आधा काट दिए, तो उसको इस चार्ज को कैसे ढकेंगे, इसके ऊपर एक और आधा सिलेंडर लगा देंगे, ठीक। तो कितना आधा आधा लगाए, 2 आधा लगाए, तो Q/2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक। तो ये तरीका याद होना चाहिए, ढक दो मेथड क्या है, ठीक है। अब यहाँ से एक और रिलेशन आप जान देखेंगे, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी, ये भी फ्लक्स की वैल्यू और ये भी फ्लक्स की वैल्यू, तो दोनों आपस में इक्वेट होते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चीज। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, जिस सरफेस हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे ये इसको था ना, इसको हम लोग कवर कर रहे थे, मान लेते हैं 12 सरफेस से कवर किए, तो 12 सरफेस क्या था, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पॉइंट से आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या कहता है, किसी अगर हम लोग कंडक्टर को अगर क्यू चार्ज देते हैं, तो उस कंडक्टर के वो चार्ज जो होता है वो सरफेस से पूरा चला जाता है, यानी कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। यानी किसी भी कंडक्टर का, वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक। हमेशा याद रखेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी अगर उस पर क्यू चार्ज दिया गया है तो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला इसका। अब यहाँ पे हम आपको कंपेयर करके पढ़ा दे रहे हैं सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, चार्ज कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दे रहे हैं, और किसी भी चार्ज कंडक्टर से जो आपको पोटेंशियल आता है सेम टू सेम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले में जरा जरा डिफरेंस आता है, ठीक। तो याद रखेंगे। अब देख सकते हैं सबसे पहले कह रहा है कि r डिस्टेंस की दूरी पे तो आएगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला हो गया KQ/r², ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/r, ठीक। तो दोनों एकदम सेम चल रहा है, अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक। अगर r = r आ जाए, मतलब सरफेस पे आ जाए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, सरफेस पॉइंट आ गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, KQ/r², रेडियस ऑफ सर्कल ले लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा KQ/r, ठीक। यहाँ भी अभी दोनों सेम चल रहा है, ठीक है। जानते हैं ना कि V होता है आपका E×r, तो यहाँ पे जैसे r मल्टीप्लाई करने कर जाएगा, पीछे बताएं ये चीज। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग चार्ज को अंदर ले लेते हैं, r की वैल्यू कैपिटल R से मतलब रेडियस से छोटी होगी, तो यहाँ बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 0, ठीक। हॉलो हो चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो हमेशा वो कांस्टेंट हो जाती है, अंदर KQ/r हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आता है, एक फॉर्मूले का डिफरेंस है, तो इसी नाते दोनों साथ में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आगे भी पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे आप साथ साथ में देख लीजिए, ठीक। अब दोनों का ग्राफ देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो देख सकते हैं, जब तक r=r है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 रहेगी। जैसे r=r होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगी, ठीक। उसके बाद E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, फिर ये घटती चली जाएगी, ठीक। पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं होता है, अंदर भी वैल्यू कांस्टेंट चली जाती है जब तक r=r रहता है, ठीक। इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है, KQ/r है, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद आगे जाएंगे तो 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका चला जाएगा। अब अगला केस लेते हैं आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हो, तो इसमें याद रखेंगे अगर किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं तो चार्ज अंदर भी होता है और चार्ज आपके सरफेस पे भी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होगी बाहर भी होगी, ठीक। अब दो फॉर्मूला तो एकदम सेम चलेगा, देख सकते हैं। अब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं पोटेंशियल का कंपेयर ही देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर करके ही पढ़ना सबसे सही है। अब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का r पॉइंट पे, यहाँ से r पॉइंट बाहर पे p पॉइंट पे क्या हो जाएगा, E=KQ/r², ठीक। उसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ/r, ठीक। ये तो सिंपल चल रहा है। अगर r=r मतलब रेडियस पे आ जाए तो KQ/r² और KQ/r, ठीक। ये भी समझिए रेडियस वाला टर्म। अब जो मेन जो चेंजेस आता है, जैसे वहां पे 0 हो गया था और उसका पोटेंशियल का हो गया था KQ/r कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे हॉलो में कह रहे हैं, मतलब नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है KQ/r, ठीक है, अपॉन r³। ये रेडियस है ऑफ सर्कल है, ठीक। और ये r जो डिस्टेंस है सर्कल के अंदर कहीं भी, इस तरीके की कंडीशन है ये, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस जो पॉइंट पूछा है, इसकी रेडियस है r, ठीक है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के क्यू ब्रैकेट में 3r² माइनस r² अपॉन 2r³, ठीक। तो इस फॉर्मूले भाई इतना क्वेश्चन आया, इतना क्वेश्चन आया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना क्वेश्चन आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछ के आते हैं। अब अगला फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। 2 वायर दिए हुए हैं आपका, इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है λ1, इसका दिया हुआ है λ2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू, तो टू पे फोर्स क्यों आएगा, वायर 1 की वजह से आएगा ना फोर्स, ठीक है। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, F21 लिखे हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है 2k λ1 λ2 अपॉन एल। ये एल क्या है, ये एल 2 की वैल्यू है, ठीक। इसकी जो लेंथ होगी, तो हमेशा ये चीज याद रखें, इसकी जो लेंथ की वैल्यू होगी एल अपॉन आर, आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। ये तो ये पूछ देगा, या तो फिर पूछेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए, तो वही बात है, इसको यहाँ भेज देंगे बस, ठीक है, नीचे एफ के नीचे, ठीक। और बाकी पूरा फॉर्मूला वही रह जाएगा, ठीक। तो एक फॉर्मूला आपको उसमें भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, μ0 I1 I2 यल हो गया अपॉन 2 पाई डी, डी क्या हो जाता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाती है, ठीक। तो ये वहाँ का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का भी बता दिया, देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक आता है और लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग अगर बोल देगा तो वहाँ फॉर्मूला हो जाता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टिंग का हो गया। कंडक्टिंग में सेम टू सेम फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है। ये एक प्लेट की बात हो रही है, हमेशा याद रखें, हमेशा एक प्लेट की बात होती है यहाँ पे। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिक शीट है, एक नॉन कंडक्टिंग थिक शीट है, ठीक है। उससे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एकदम सिंपल सा है, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग को क्यू चार्ज देते हैं तो दोनों पे क्यू क्यू चार्ज आता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग किसी नॉन कंडक्टिंग को क्यू चार्ज देते हैं तो उस पर दोनों पे हाफ क्यू और हाफ क्यू चार्ज आता है, ठीक है। इसी की वजह से हाफ की वजह से नॉन कंडक्टिंग में नीचे 2 आ जाता है और कंडक्टिंग में नीचे 2 नहीं आता है, ठीक है। तो एक नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग शीट वाला याद रखेंगे। अब अगले टॉपिक में हम लोग पोटेंशियल का पूरा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस विद डाइपोल मोमेंट, ये इस चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।